देखिए, आपका चैप्टर है प्रतिशतता परसेंटेज। ये चैप्टर पिछले 3 दिन से चल रहा है। एक हेडिंग लगा है प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया और फिर घटा हुआ वेतन 10% से बढ़ा दिया गया। आपको बताना है कि उसका अंतिम नुकसान क्या था या उसके वेतन में कितने प्रतिशत से कमी हो जाती है। इस प्रश्न को मैं 2-3 तरह से करूंगा और आपको बताऊंगा कि प्रश्न का सही मतलब क्या है। सबसे पहले कहा जाता है 10% की कमी। आपको पता है कि 10% का जो फ्रैक्शन है वो 1 बटे कितना है 10। यदि किसी चीज़ के मान में पहले कमी की जाती है, उसके बाद वृद्धि की जाती है, या पहले वृद्धि की जाती है उसके बाद कमी की जाती है, या 2 बार वृद्धि की जाती है या 2 बार कमी की जाती है, तो कुल वृद्धि या कमी निकालने के कौन-कौन से तरीके हैं, इस पे चर्चा करेंगे। इसने कहा है 10% की कमी। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10 से कितना होगा 9। जब मैं 10% की कमी करूंगा तो 1/10 की कमी होगी, और मैं 1/10 की कमी करूंगा तो इसका मान 10 से कितना होगा 9। फिर इसने कहा 10% की वृद्धि। 10% का फ्रैक्शन 1/10 है। अगर मैं 1/10 की वृद्धि करूंगा तो 10 से कितना होगा 11। आपस में इनकी गुणा करते हैं। 10 धाई कितना होगा 100, और 11 नम कितना होगा 99। ये 10 धाई 100 हो जाता है, ये 11 नम 99 हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले वाला मान कितना है 100 और बाद वाला मान कितना है 99, तो बताओ बाद वाला मान पहले की तुलना में कितना कम है 1। लेकिन अगर कमी 100 में हो रही है, तो जितनी कमी होती है वो उतनी ही प्रतिशत की कमी हो जाती है। अगर ये 100 से 99 होगा तो वैसे तो 1 कम होगा, लेकिन 100 की तुलना में कम है, 100 के हिसाब से कम है, तो कितने प्रतिशत होगा 1%। एक दूसरी चीज़ है कि अगर मैं आपके सवाल को 100 मान के करूँ तो क्या मतलब है? एक चीज़ हमें और समझनी है। यदि हमने किसी संख्या के मान को 100 माना है या संख्या 100 बना ली है, तो वो जितना वृद्धि करने के लिए कहे आप उतना सीधे कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, मेरे पास एक संख्या, आपके पास 100 है। हमारे पास एक संख्या 100 है। इस संख्या 100 में अगर मुझे 10% की कमी करनी है, तो मैं 10% की कमी करके नहीं दिखाऊँगा, मैं सीधा 10 कम कर दूँगा। जब मैं सीधा 10 कम कर दूँगा, तो ये मान 100 से कितना होगा 90। ऐसा हम क्यों करते हैं? हमारे पास संख्या अगर 100 है और अगर इसमें 10% की कमी करोगे, तो क्या 10% का फ्रैक्शन 1/10 है? और जब 1/10 की कमी करोगे, तो इसे 10 से 9 करोगे, तो ये काट कर कितना आ जाता है 90। अगर कभी भी हमारे पास किसी संख्या का मान 100 है, तो हमें कमी करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कम करके लिख देंगे। अगर वो 10% की कमी कहता है, तो सीधा 100 में से 10 कम करूँगा, कितना होगा 90। लेकिन जब बात संख्या 100 है और 100 के अलावा कुछ और है, अब ये संख्या 90 है, मतलब ये 100 नहीं है, तो मुझे कमी या वृद्धि जो भी होगी मुझे करके दिखानी होगी। बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 से कितना होगा 11। तो बताओ 11 नम कितना होगा 99। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने संख्या 100 मानी है और मैं 10% की कमी करूँगा तो मैं सीधा 10 कम करूँगा तो कितना होगा 90। लेकिन अगर वो 10% की वृद्धि कह रहा है, किसमें कह रहा है अब? 90 में। तो इसमें 90 में सीधा हम 10 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अब ये 100 नहीं है, ये 100 के अलावा कोई और संख्या है, और ये संख्या है कितनी 90। अगर संख्या 100 के अलावा कुछ और होगी तो कमी या वृद्धि करके आपको दिखानी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 25% से बढ़ाते हैं,
उसके बाद फिर 25% से बढ़ाते हैं तो मूल्य वृद्धि कितनी होगी आपको बताना है। आपको पता है 25% का फ्रैक्शन 1/4 तो 4 से कितना होगा 5। ये 25% है। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होगा। 1/4 का मतलब 4 से कितना होगा 5। फिर 25% की वृद्धि है, फ्रैक्शन 1/4 होगा, मतलब 4 से कितना होगा 5। ये मान होते हैं पहले वाले और ये मान होते हैं बाद वाले। आपको पता है इसकी गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और इसकी गुणा करते हैं तो 5 पंजे 25। अर्थात जो संख्या कभी 16 हुआ करती थी वो आज कितनी हो गई? जब ये 16 से 25 हो गई तो बताओ कितने से बढ़ गई? 9 से। और मुझे बताइए कि 9 की वृद्धि किसमें हो गई? 16 में। 9/16 गुणा 100 कितना हो गया? आप इसे हल करेंगे तो 56.25। तो मान के कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में बदल के कैसे करते हैं, ये आपने सीखा। एक और भी तरीका है, जब किसी संख्या के मान में 2 बार वृद्धि हो या 2 बार कमी हो या 1 बार वृद्धि या 1 बार कमी हो, तो हमारे पास एक फ़ॉर्मूला है, हम फ़ॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं। हमारे पास एक फ़ॉर्मूला है, हम फ़ॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए, 25% की वृद्धि पहले कहता है, 25 की बाद में कहता है। तो कुल वृद्धि का ये सूत्र है कि x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे कितना होगा 100। अगर हम सीधे सवाल को प्रतिशत में ही रखना चाहते हैं, सीधे उत्तर लाना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला काम करता है। आपको पता होना चाहिए x प्लस एक्स वाई बटे 100। अच्छा बताओ, x का मान कितना है 25 और y का मान भी कितना है 25। जब आप 25 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या 25 और 25 50 होगा? जब x का मान 25 और y का मान 25, जब 25 की गुणा 25 से करेंगे तो आपको पता है कि 25 का वर्ग कितना होगा 625। ठीक हो गया। 25 में 25 को जोड़ा तो 50 हो गया और 25 की गुणा 25 से करते हैं तो 625 हो गया। जब मैं दोनों डबल जीरो हटाऊंगा तो क्या ये दशमलव लग जाएगा? ये हमारे पास 50 है और ये 6.25 है। जब 50 में 6.25 को जोड़ेंगे तो क्या ये 56.25 हो जाएगा? तो हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो सवाल को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है, उसके बाद 44% से घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत बताना है। अगर आपको लगता है आपकी ज़रूरत है कि फ्रैक्शन में बदल के करना है तो करिए। आपको लगता है कि फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है तो मत करिए। क्या मैं सवाल को फॉर्मूले से कर दूं? देखिए, अच्छा मुझे बताइए, आपके पास फॉर्मूला x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे कितना है 100, यही है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 ये फॉर्मूला है जब किसी चीज के मान में वृद्धि और कमी होती है। क्या 2 बार वृद्धि या 2 बार कमी होती है? x प्लस एक्स वाई बटे 100। अच्छा मुझे बताओ, कितने की वृद्धि है और उसके बाद कितने की कमी है? तो हमें जो वृद्धि होगी उसे प्लस में लगाना होगा, जो कमी होगी उसे माइनस में लगाना होगा। तो मुझे x का मान प्लस का 50 माइनस 44, 50 प्लस का होगा 44 माइनस का होगा। यहाँ पर क्या मुझे माइनस लगा देना होगा, क्योंकि x किसका है? x प्लस का है और y, इसका मतलब बाहर माइनस आ जाएगा। आपके पास x का मान 50 और ये कितना है 44 और बटे कितना है 100। एक बात मुझे बताओ, 50 से 2 बार कटा और बताओ 2 से कितनी बार कटा? 22 बार। अरे ठीक हो गया। अच्छा 50 में से 44 गया तो प्लस का 6 बचेगा और ये प्लस का 6 और ये किसका 22 है? माइनस का। जब माइनस का ज़्यादा है तो इसका मतलब कमी होगी। तो बताओ माइनस का कितना बचा? 16। फॉर्मूले में प्लस
लगाते हैं वृद्धि के लिए, माइनस लगाते हैं कमी के लिए। अंततः अगर कुल मिलाकर ये माइनस का हो जाता है, तो फिर ये किसे बताता है? ये कमी को बताता है। आप चाहें तो सवाल को बिना फ़ॉर्मूले के भी कर सकते हैं, ये आपका अपना मन। आप चाहें तो सवाल को बिना फ़ॉर्मूले के भी कर सकते हैं। आपको पता है कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, सीधा 2 से 3 लिख दिया। 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, चूँकि वृद्धि है, तो मैंने सीधा 2 से कितना लिख दिया? 3 लिख दिया। अच्छा बताओ फिर कितनी कमी है? 44 है। क्या बनाओगे इसका फ्रैक्शन? सीधे लिख दो। अगर यहाँ पर 100 होगा, कितना होगा? 100। अगर मैंने वो 100 से शुरुआत की है और 44% की कमी है, तो इसका मतलब कितना होगा? 56। और हम जानते हैं कि अगर ऐसे चीज़ों की गुणा होती है, तो हम ऐसे काट भी सकते हैं। बताओ 2 से कितनी बार? 28 बार। कभी भी चीज़ों को अगर इस फॉर्म में आपने लगा दिया, आपको पता है कि ऐसे गुणा होती है तो ऐसे कट भी सकता है। इसका मतलब ये मान कितना होगा? 100 और ये मान कितना है? 84। अल्टीमेटली पता चला कि अगर मैंने संख्या शुरू में 100 रखी होती, तो उसका मान 84 हो गया, तो कितना कम हो गया? और बताओ कि 100 में अगर कमी है, तो जितनी कमी है उतने ही प्रतिशत की कमी है। तो आपके सवाल का उत्तर फिर कितना हो गया? 16%। समझ में आया? ज़रूरत के हिसाब से फ्रैक्शन में बदलिए, ज़रूरत नहीं है तो फ्रैक्शन में मत बदलिए। अगला प्रश्न है, सेब की कीमत 20% से बढ़ जाती है, उसके बाद 20% से घट जाती है। जब किसी चीज़ के मान में एक जैसी वृद्धि हो और फिर एक जैसी कमी हो। जब किसी चीज़ के मान में एक जैसी वृद्धि हो और एक जैसी कमी हो, तो निश्चित तौर से उसमें कमी होती है। और उसमें जो आपके पास कमी होती है, जो कमी प्रतिशत होता है, वो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्रतिशत में होता है। उस फॉर्मूले में मैंने हल्का सा सुधार कर दिया। जब किसी चीज़ के मान में बराबर वृद्धि और बराबर कमी होती है, बराबर वृद्धि बराबर कमी होती है, तो उसके मान में हमेशा कमी होती है। बताओ कितने की वृद्धि हो रही है? 20 की। और कमी भी कितने की हो रही है? 20 की। तो मैं अपने सवाल को हल करने के लिए x का मान क्या लगाऊंगा? 20 लगाऊंगा। मैं जैसे ही x का मान 20 लगाता हूं, तो ये 20 का वर्ग बटे 100 होगा। और बताओ कि 20 का वर्ग कितना होगा? 400। ये 400 बटे 100 होगा। तो बताओ कितने प्रतिशत होगा? 4। जब वृद्धि और कमी बराबर है, तो निश्चित तौर से कमी होगी। और जो कमी होगी वो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्रतिशत की कमी होगी। एक कर्मचारी का वेतन पहले 15% से बढ़ गया, उसके बाद 10% से कम हो गया। आपको पता है कि 15% का जो फ्रैक्शन है, अगर मैं 15% के फ्रैक्शन की बात करता हूँ, ये 3/20 होता है। 15% का जो फ्रैक्शन है वो आपके पास कितना होता है? 3/20। अगर 15% से बढ़ाओगे तो 3/20 से बढ़ाओगे, तो 20 से कितना होगा? 23 होगा। ये 20 से 23 होगा। अच्छा बताओ फिर कितनी कमी कर दी? 10% की कमी कर दी, तो बताओ 10 से कितना होगा? 9। ये मान होते हैं पहले वाले। 20 धाई कितना है? 200। और 23 नमा कितना होगा? 260। जिस चीज को कभी 200 बताते थे, वो आज कितनी हो गई? अगर 200 से 207 हो गई, अगर ये 200 से 207 हो गई, तो बताओ कितने से बढ़ गई? अच्छा 7 की वृद्धि किसमें हो गई? तो 7 बटे 200 गुणा 100। 7 बटे 200 गुणा 100। ये जीरो से जीरो कट जाता है। बताओ 7 का आधा कितना होगा? 3.5।
सामान्य तौर पे आप सवाल को फ्रैक्शन में बदल कर ही करेंगे। ठीक हो गया? प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं? प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। अगर आप स्टार्टिंग में ही चौथे लेक्चर पे पहुँचे हैं, तो ये गलत है, आपको पहले की वीडियो देखनी होंगी। देखिए, एक वस्तु की कीमत 25% से बढ़ गई। आपको पता है कि 25% का फ्रैक्शन 1/4 तो 4 से कितनी हो गई? 5। 25% का फ्रैक्शन 1/4 तो 4 से 5, फिर 20% से घट गई तो 5 से कितना होगा? 4। क्योंकि 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 4 हुआ, और फिर 10% से बढ़ गई तो 10 से कितना हुआ? 11। एक बात की जानकारी आपको है, जब ऐसे गुणा करते हैं तो ऐसे काट भी सकते हैं। ऐसे तो गुणा होगी, तो ऐसे काट भी सकते हैं। आपने 5 से 5 काटा और 4 से 4 काटा। तो बताओ कुल मिलाकर 10 से कितना बचा? कुल मिलाकर अल्टीमेटली अंततः कोई मान, कोई वैल्यू 10 से कितनी बची? 11। और अगर 10 से 11 बचती है, तो बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 10 की। ये सवाल यूपी री एग्जाम में आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न देखेंगे। एक संख्या को पहले 10% से घटा दिया। जब 10% से घटाओगे तो क्या 10 से 9 करोगे? अगर 10% से घटा रहे हो तो इसका मतलब 10 से 9 करना होगा। आप इसे 30% से बढ़ा रहे हो, 30% का फ्रैक्शन 3/10। जब 30% से बढ़ाओगे तो 10 से कितना करोगे? 13। ये 20% है। 20% का फ्रैक्शन 1/5। जब 1/5 की कमी करोगे तो 5 से कितना होगा? 4। आप चाहें तो थोड़ा-सा काट सकते हैं, और चाहते हैं तो ऐसे ही ठीक है। अच्छा बताओ, इन सब की गुणा करिए। जब सबकी गुणा करेंगे तो क्या ये 500 होगा? और ये सबकी गुणा कर दी तो क्या 500 हो गया? और इसकी गुणा करते हैं तो क्या मैंने सही लिख दिया? अरे बोलो! अरे 13 नमा 117, और 117 की गुणा 4 से करेंगे तो 468। जो चीज़ कभी 500 हुआ करती थी वो आज कितनी हो गई? जो चीज़ कभी 500 हुआ करती थी वो 468 हो गई, तो बताओ कितने की कमी हो गई? अच्छा, 32 की कमी हो गई। और आप मुझे बताओ कि 32 की कमी हो किसमें गई? 32 की कमी हो जाती है 500 में। प्रतिशत के लिए गुणा 100 करते हैं। तो क्या ये 32/5 होगा? और 32/5 का मतलब क्या होगा? है सही? 100/5। 32/5 का मतलब होगा 6 सही, 2/5। एक संख्या में पहले 35% की वृद्धि होती है। आप मुझे बताओ 35% का फ्रैक्शन क्या होगा? 7/20 होगा तो क्या 20 से 27 होगा? 35% का फ्रैक्शन 7/20 होगा तो 20 से 27 होगा। और 25% का फ्रैक्शन 1/4 होगा तो 4 से 5 होगा। उसके बाद 40% की हमने क्या कर दी? 40% की कमी कर दी। 40% का फ्रैक्शन 2/5। जब 2/5 करेंगे तो 5 से कितना होगा? 3। एक बात आपको पता है, हम अगर ऐसे गुणा करते हैं तो ऐसे हम लोग काट भी सकते हैं। तो बताओ 20 चौक और 27 दिया 81। जो मान कभी 80 हुआ करता था वो आज कितना हो गया? अगर जो मान कभी 80 हुआ करता था और वो मान 81 हो गया तो वो कितने से बढ़ गया? 1 की वृद्धि किसमें हो गई? 1/80 गुणा 100। अगर ये 100/8 होता तो 12.5 हो जाता। ये 100/80 है तो दशमलव खिसक जाएगा।
और वृद्धि हो रही है तो 1.25। बात क्लियर हो गई? अगर ये 100 और बटे 8 होता, केवल बटे में 8 होता तो 12.5 होता। लेकिन बटे में 0 लगा है तो ये दशमलव को बढ़ाएगा, अर्थात 1.25। देखिए, ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। अब आपके परीक्षा से संबंधित फेल पास के सवाल शुरू हो गए। आपको पता है कि वो 66 नंबर लाता है। देखिए, प्राप्तांक को कहाँ लगाते हैं? ऊपर। प्राप्तांक को ऊपर लगाते हैं और पूर्णांक को नीचे लगाते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि उसके नंबर 66 है? अच्छा बताओ कि उसके नंबर 66 है और बताओ 66 नंबर कितने में से है? अरे भाई, उसके नंबर 66 है और बताओ कि 66 नंबर है कितने में से? 75 में से। बताओ 25 दिया और 25 चौका और 3 से 22 बार और बताओ 22 चौक 88। तो बताओ उसके नंबर कितने प्रतिशत है? 88%। जब कभी भी किसी व्यक्ति का प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना हो तो प्राप्तांक को ऊपर लगाते हैं और पूर्णांक को नीचे लगाते हैं। माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 प्राप्त किए। 125 में से कितने लाता है? 126 उसके नंबर आते हैं, लेकिन 126 कितनों में से लाता है? 126 लाता है कितनों में से और गुणा कितना होगा? 100। क्या हम लोग इसे 25 से काट सकते हैं? 25 से 7 बार, 25 से 4 बार। हम 7 से काटेंगे तो 7 से 18 बार कटेगा और 18 चौक 72। जब कभी भी आपको इस बात का पता करना हो कि व्यक्ति के प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या है, तो प्राप्तांक ऊपर लगाते हैं और पूर्णांक नीचे लगाते हैं। किसी प्रवेश परीक्षा में क्वालीफाई करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता है। यदि उस परीक्षा का पूर्णांक है कितना? अच्छा मुझे बताओ, इस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 650 है। लेकिन आप क्वालीफाई तब कर सकते हैं जब इस पूर्णांक का कितने लाने होंगे? 72%। तो 650 का 72% मतलब 72/100। 650 का 72% कितना हो गया? 468। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, 468 हो गया। देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका? रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है और अगर ये नंबर 360 है तो अधिकतम अंक कितने हैं? एक बात मुझे बताइए, अगर आपने किसी परीक्षा का टोटल 100% माना है
अगर आपने किसी परीक्षा का टोटल 100% माना है, तो वो कितने प्रतिशत नंबर लाता है? 72% नंबर लाता है, तो ये 72% हो गया। हमें बताना है कि उस परीक्षा का टोटल कितना है, उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। उस परीक्षा के अधिकतम अंक मैंने माने हैं 100%। ये 72% अंक प्राप्त करता है, तो 72 लाता है। और जिसे हम 72% बता रहे हैं, उसका मान कितना है? 360। जब 72% का मान 360 है, तो इसे 72 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा। जब 72% का मान 360, तो बताओ 1% का मान 5। इस सवाल के चलते मैं एक बात आपको याद दिला दूं, अगर 1% का मान 5 है, तो इसका मतलब पूर्णांक 100 पे काम कर रहा है और 100% पे काम कर रहा है। जब 1% का मान 5 है, तो 100% का मान 5। इस बात का मतलब है कि हम लोग कहीं न कहीं इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि इंटर में 12वीं में जो पूर्णांक होता है, वो कितने का होता है? कोई व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि अगर मेरे 5 नंबर और होते, तो मेरी फर्स्ट बन जाती। कोई व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि 5 नंबर और होते तो मेरी फर्स्ट बन जाती, मतलब मेरे 60% आ जाते। कितने आ जाते? उसके 59% आए होंगे। जब 59% आएँगे तो फर्स्ट बनती है 60% पे। और अगर इंटर की बात चल रही है, तो 1% कितने नंबर का? और अगर यही बात हाई स्कूल की चलती, 10वीं की चलती, तो 1% 6 नंबर। आगे चल के जो हम सवाल करेंगे, हमें समझना होगा कि 5 नंबर का 1% है या 6 नंबर का 1% है या 10 नंबर का 1% है। किसी इंजीनियरिंग विद्यार्थी को पास होने के लिए 45% अंक प्राप्त करता है। अच्छा बताओ, 45% का फ्रैक्शन सीधा कितना है? इसका मतलब है कि पूर्णांक नहीं पता, टोटल नहीं पता, मैंने टोटल को टी मान लिया। पूर्णांक नहीं पता, टोटल नहीं पता, और मैंने टोटल को कितना मान लिया? टी मान लिया। पूर्णांक नहीं पता, टोटल नहीं पता, टोटल को टी माना। वो व्यक्ति टोटल का कितना लाता है? और 45% का मतलब 9/20 है, अर्थात वो टोटल का इतना लाता है। इतना लाता नहीं है, उसे इतना लाना चाहिए था। अगर कोई व्यक्ति पास होना चाहता है, तो वो कितने प्रतिशत पे पास होगा? वो 45% पर पास होगा। कुल पूर्णांक का 45% उसे चाहिए और 45% का फ्रैक्शन 9/20 है, अर्थात पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति कितने नंबर लाता है? 157 नंबर लाता है, तो पता चलता है कि कितनों से फेल हो गया। जो व्यक्ति जितने नंबर से फेल होता है, उसे पास होने के लिए उतने ही नंबर दिए जाते हैं। मुझे पता चला कि मैं 157 लाया, लेकिन 157 लाने के बावजूद भी मैं कितनों से फेल हो गया। इसका मतलब 157 प्लस 23 मतलब कितना है? 180। तो बताओ, किसी व्यक्ति को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 180। और वैसे चाहिए थे कितने प्रतिशत? 45। और 45% का फ्रैक्शन 9/20, तो 9 से कितनी बार? 20 बार। तो बताओ टोटल कितना हुआ? 4। समझ में आई कहानी? ठीक हो गया। जो व्यक्ति जितने नंबर से फेल होगा, उसे पास होने के लिए उतने ही नंबर दिए जाते हैं। अच्छा बताओ, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत लाए तो पास हो सकता है? अगर 35% लाए तो पास हो सकता है। क्या 35% का फ्रैक्शन 7/20 है? कोई व्यक्ति टोटल का, अगर टोटल का 7/20 ले आए, कोई व्यक्ति अगर टोटल का 7/20 ले आए, तो वो क्या हो सकता है? पास हो सकता है। टोटल का 7/20 ले आए, तो वो पास हो सकता है, लेकिन जब वो नंबर लाता है, तो 145 लाता है और कितनों से फेल होता है। तो नंबर उसे कितने चाहिए?
अरे जोड़ दो, 168। अरे 145 तो ले आता है, 145 लाकर पता चलता है कि कितनों से फेल हो जाता है। इसका मतलब पास होने के लिए कम से कम नंबर कितने चाहिए? 168। बताओ 7 से कितनी बार कटेगा? 24 बार। और बताओ 24 दूनी 48, कितना हो गया? 480। समझ में आ रहा है? टोटल पूर्णांक 480 हो गए। रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 24% ही अंक प्राप्त किए और वो कितने अंकों से फेल हो गया? अरे बोलो। अच्छा, क्या मैं टोटल को 100 मान लूं? हमने टोटल को 100% माना है, या चलो 100 माना, एक ही बात। हमने टोटल को 100% माना है। अच्छा, पास होता तो कितने अंक लाने चाहिए थे? अगर वो 36% नंबर लाता तो नंबर ये होते। मैंने टोटल पूर्णांक 100% माना है। इस 100 का 36% 36 होगा, और बताओ 24% 24 होगा। एक बात जरा मुझे बताइए, लाने थे 36 और लाता है 24, तो कितने प्रतिशत कम लाता है? 12। और 12% का वास्तविक मान है कितना? 9। समझ में आई कहानी? प्रतिशत में 12 से फेल होता है, लेकिन वास्तव में कितनों से फेल होता है? 9 से। जब 12% का मान 9 है, तो क्या मैं इसे 3 से काट सकता हूं? बताओ, 3 चौक और 3 तिया 9। इस सवाल की किसी भी अगली बात को हल करने के लिए मुझे बताओ, 4% का वास्तविक मान कितना है? 3। आपको परीक्षा का अधिकतम अंक बताना है, आपको परीक्षा का टोटल बताना है, तो बताओ टोटल किस पे काम करेगा? 100 पे। क्या मैं 4 का 100 बना सकता हूँ? किससे गुणा कर दें? 25 से। जब 25 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 और 25 तिया 75 हो जाता है। क्या आपको बात समझ में आई? जी। हम सीधा क्या करते, इन शॉर्ट संक्षेप में, लाने थे 36%, लाने थे 36%, लाता कितना है? 24। तो प्रतिशत में कितने से फेल हो गया? प्रतिशत में 12 से फेल हो गया। बात सुनो ध्यान से। प्रतिशत में 12 से फेल हो गया, और जिसे 12 बता रहे हो उसका वास्तविक मान कितना है? 9। और हमारा पूर्णांक काम करता है 100% पर, तो 9/12 गुणा 100 सीधा कितना होगा? 75 होगा। 36 और 24 का अंतर 12 है, और 12% से फेल हो गया, और 12% का वास्तविक मान 9 है। आपको पूर्णांक बताना है जो 100% पे काम करता है, तो गुणा किससे कर दिया? 100। देखिए अगला क्या प्रश्न है। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त करना था। अच्छा, लाना कितने प्रतिशत था? 33। और लाता कितना है? लाना था 33 और लाता है 25। जरा मुझे बताओ कि प्रतिशत में कितने से फेल हुआ? 8 से। और वास्तव में कितने से फेल हुआ? वास्तव में 40 से फेल हुआ। अच्छा, हमारा जो पूर्णांक है काम किस पे करता है? 100 पे। बस मैं गुणा 100 कर देता हूं। जब मैं गुणा 100 कर देता हूं, तो बताओ 8 पंजे 40, ये कितना हो जाता है? 5। ठीक हो गया। एक परीक्षा में एक छात्र ने 64 अंक प्राप्त किए, फिर भी 20% अंकों से फेल हो गया। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? ये सवाल खुद से लगाइए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं।
देखिए, आपका अगला प्रश्न है, क्या आपने कर लिया? बताओ क्या उत्तर है इसका? एक परीक्षा में एक छात्र ने 64 अंक प्राप्त किए, फिर भी वो 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? इसका उत्तर 320 होना चाहिए। कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ? 20% अंकों से। ये 1 मिनट स्किप कर लो इसे भी। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, वो 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए, वो 3 अंक से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए, आपका प्रश्न है कि टोटल पूर्णांक नहीं पता। मैंने टोटल पूर्णांक कितना माना है? 100%। किसी परीक्षा का जो अधिकतम पूर्णांक है, वो मैंने 100% माना है। अच्छा, मुझे बताओ, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, कितने अंकों से फेल हो जाता है? मैं यहाँ पर प्रतिशत मानों और वास्तविक मानों को हिसाब से लगाऊंगा। अच्छा, मैंने टोटल कितना माना है? 100%। इस 100 का वो कितना लाता है? एक व्यक्ति 50% लाता है और 50% लाके उसे पता चलता है कि वो कितनों से फेल हो गया, कितने अंकों से फेल हो गया। तो जो व्यक्ति जितने अंकों से फेल होता है, उसे पास होने के लिए उतने ही अंक दिए जाते हैं। अगर ये 100 अंकों से फेल हो गया, तो आपने इसे 100 अंक और दे दिए। अच्छा बताओ, दूसरा व्यक्ति कितने प्रतिशत लाता है? 78% लाता है, तो ये आपके पास 78% हो गया। लेकिन इसे पता चलता है कि जितने नंबर मुझे पास होने के लिए चाहिए थे, मैं उससे कितने नंबर ज़्यादा ले आया? 30 नंबर ज़्यादा ले आया, इसका मतलब -30। अच्छा बताओ, ये व्यक्ति 50% लाता है और 100 नंबर से फेल हो जाता है। ये 50% लाता है और 100 नंबर से फेल हो जाता है, तो इसे 100 नंबर दे दिए तो पास हो गया। ये व्यक्ति 78% लाता है, लेकिन ज़्यादा लाता है कितने नंबर? पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज़्यादा लाता है, तो मैंने 30 घटा दिए, तो ये वो नंबर है जितने पर व्यक्ति पास हो सकता है। ये उतने नंबर है जितने पर व्यक्ति पास हो सकता है। और बताओ, मैंने दोनों को कैसा कर दिया? बराबर। मैं दोनों को बराबर करूँगा। इसका पक्षांतर करिए। 78 में से 50 गया तो सवाल अलग है ये कुछ? हुँ, अलग सवाल है, अलग। ये वो नहीं जो सोच बैठा है इसे। सवाल है कि उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, वो कितने अंकों से फेल हो जाता है? 100 से। लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% प्राप्त किए, उत्तीर्ण अंक से कितने प्रतिशत अधिक प्राप्त करता है? अलग सवाल है। देखो, यहाँ से सवाल उठाइए पहले। कोई व्यक्ति टोटल का कोई व्यक्ति टोटल का कितने प्रतिशत नंबर लाता है? 78%, तो क्या 78/100 हो गया? कोई व्यक्ति टोटल का 78% नंबर लाता है। असल में क्या है, ये 30 अंक नहीं है, 30% है ये। अगर ये 30 अंक होता तो सवाल बड़ा आसान होता। अच्छा, कोई व्यक्ति टोटल का कितने प्रतिशत नंबर लाता है? टोटल का 78% नंबर लाता है, तो उसे पता चलता है कि वो जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए थे, वो उससे कितने प्रतिशत ज़्यादा ले आया। इसका मतलब है कि 30% ज़्यादा ले आया, तो क्या मुझे 130/100 करना होगा? कोई व्यक्ति टोटल का बहुत अच्छा सवाल है। कोई व्यक्ति टोटल का 78% लाता है। टोटल का 78% लाता है, तो जितने नंबर लाता है, उसे पता चलता है कि जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए थे, वो उससे कितने नंबर ज़्यादा ले आता है? 30%। मैं यहाँ अनुपात बनाता हूँ, बताओ कितना हो जाता है 0 से 0? बताओ, 13 धाई 130 और 13 छंग 78। इसका मतलब है कि टोटल और जो पासिंग मार्क्स होगा, वो आपके पास कितना होगा? 10 बटे कितना होगा? 6 होगा।
इसका मतलब है कि अगर टोटल 10 का था, तो पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे? 6। अगर टोटल 10 का था, तो पास होने के लिए नंबर 6 चाहिए थे। अगर टोटल किसी वजह से 100% का होता, तो बताओ पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे? 60%। अगर टोटल किसी वजह से 100% का होता, तो बताओ पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे? 60%। लेकिन वो टोटल का कितने लाता है? अच्छा, पूर्णांक है कितने का? 100 का। और पास कितने पर हो गए? लेकिन कोई व्यक्ति इस 100% का 50% लाता है, तो इतने नंबर लाता है। अच्छा, उसे लाने कितने थे? 60%। और लाता कितने हैं? तो बताओ प्रतिशत में कितने से फेल हो गया? 10 से। और जिसे 10% बता रहे हैं, उसका मान कितना है? 100। जब 10% का मान 100 होगा, तो 1 का मान कितना होगा? 10। अच्छा, आपका पूर्णांक किस पे काम कर रहा है? 100 पे काम कर रहा है, तो बताओ 100% का मान कितना होगा? 1000। ठीक हो गया? ये सवाल एक्चुअल बिल्कुल अलग है बाकी सवालों से। अगले सवाल बड़े सिमेट्रिक मिलेंगे आपको। पहले मैं उनको समझा दूँ जो अगले सवाल है, अगर फिर भी आपको लगता है समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट कर दूँगा। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है? 40 से। और एक दूसरा व्यक्ति 32% अंक प्राप्त करता है, लेकिन कितने नंबर ज़्यादा ले आता है? 43। देखिए, अच्छा सवाल है। सामान्य तौर पे यही सब पूछा जाता है। अच्छा, हमने परीक्षा का टोटल कितना? हमने परीक्षा का टोटल 100% माना। कोई व्यक्ति 20% अंक लाता है। जब 20% अंक लाता है, तो इसके अंक 20% हो गए। और 20% अंक लाकर इसे पता चलता है कि ये कितने से फेल हो गया? 40 से। जो व्यक्ति जितने से फेल होता है, उसे पास होने के लिए उतने ही नंबर दिए जाते हैं। 20% लाकर पता चला कि अंकों में 40 से फेल हो गया, तो अगर मैं इसे 40 नंबर और दे दूंगा, तो ये व्यक्ति पास हो जाए। जो दूसरा व्यक्ति है, वो 32% नंबर लाता है। जो दूसरा व्यक्ति है, वो 32% नंबर लाता है। और 32% नंबर लाके पता चलता है कि उसे जितने नंबर लाने चाहिए थे, उससे कितने नंबर ज़्यादा ले आया। तो जो व्यक्ति नंबर कम लाता है, उसके नंबर प्लस करो, और जो व्यक्ति जितने नंबर ज़्यादा लाता है, उसके नंबर माइनस करो। 20% लाता है, तो पता चलता है कि कितनों से फेल हो गया? 40 से। इसे 40 नंबर मैंने और दे दिए, और इस व्यक्ति को मैंने पास कर दिया। और ये 32% लाता था, तो मुझे पता चलता था कि ये 47 नंबर ज़्यादा लाता है। मैंने 47 नंबर कम कर दिए, और इसके नंबर भी उतने ही कर दिए जितने पर केवल पास हो सकता है। ये दोनों व्यक्ति मैंने पास कर दिए, केवल पास कर दिए। अब मैं प्रतिशत मानों को एक तरफ लूँगा, और वास्तविक मानों को एक तरफ लूँगा। अच्छा बताओ, 20 और 32 का अंतर कितना हुआ? 12। बताओ, 12% का मान 47 और 40 कितना हुआ? 87। अरे ठीक हो गया। हमें क्या बताना है? परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा? एक काम कर ले, इसे 3 से काट ले। बताओ, 12% का मान 87, 3 चौक 12, और 3 से कितनी बार? 29 बार। जब 4% का मान 29 हो गया, आपका पूर्णांक कितने पे काम कर रहा है? 100 पे। इसे 25 से गुणा कर दो। आप 25 से गुणा यहाँ कर दो, और आप 25 से गुणा यहाँ कर दो। जब 25 से गुणा करोगे, तो 25 चौका 100, इसकी गुणा लगाओ तो ज़रा। 725। आपका पूर्णांक 725 हो गया। ठीक हो गया?
अगला प्रश्न है कि किसी परीक्षा में एक छात्र कुल अंकों का कितने प्रतिशत लाता है? इस परीक्षा का मैंने टोटल कितना मान लिया? इस परीक्षा का मैंने टोटल मान लिया 100%। इस परीक्षा का मैंने टोटल मान लिया 100% और बताओ कितने प्रतिशत लाता है? 25% लाता है। अच्छा बताओ, अगर आपने पूर्णांक 100 माना है, जब 25% लाता है तो इसके नंबर 25 हो गए। अच्छा, 25% नंबर लाने के बाद वास्तव में कितने अंकों से फेल हुआ? जो व्यक्ति जितने अंकों से फेल होता है, उसे पास होने के लिए उतने ही नंबर दिए जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जो दूसरा व्यक्ति है वो कितने प्रतिशत नंबर लाता है? जो दूसरा व्यक्ति है वो 30% नंबर लाता है। लेकिन 30% नंबर लाके उसे पता चलता है कि वास्तव में पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे, क्या ये भी फेल हो गया? दोनों फेल हो गए। ये 15 नंबर से फेल हुआ तो 15 प्लस कर दिए, और ये कितनों से फेल हुआ? ये 5 से फेल हुआ। अगर ये 5 से फेल होता तो इसे भी 5 नंबर देता। प्रतिशत मानों को एक तरफ करिए, बताओ 30 में से 25 गया तो? अगर मैं 30 में से 25 घटाता हूं तो 5, और बताओ 15 में से 5 गया तो 10। ठीक हो गया? तो बताओ 5% का मान 10 हो गया। क्या आपको पूर्णांक बताना है? अगर पूर्णांक बताना है तो यहाँ पर भी 20 से गुणा करो और यहाँ पर भी किससे करो? 20 से। बताओ 20 पंजे कितना होगा? 100, और 20 ढाई कितना होगा? 200। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।